Everyone, now our today's topic is management of natural resource. हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं, जो भी रिसोर्सेज हम लोग यूज करते हैं वो कितने तरह के होते हैं। हमने पढ़ा था उनके अंदर क्या क्या पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्स के अलावा हमने क्या पढ़ा कि जो रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक, अबायोटिक, पॉसिबल, एक्चुअल, ये सब रिसोर्सेज क्या होते थे। अब हम आज की क्लास में पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। क्यों हमें इनके मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, क्यों हमें इनके मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले ये देखते हैं क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, क्या रीजन है इसकी जरूरत पड़ने का। सबसे बड़ा रीजन है ह्यूमन बीइंग, हम लोग। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पुराने जमाने में जब लोग थे, जब प्रिमिटिव्स थे, जब क्या थे प्रिमिटिव्स, तो प्रिमिटिव्स थे तो वो लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज तो करते थे, बट वो कैसे यूज करते थे, लिमिटेड यूज। वो कैसे यूज करते थे, लिमिटेड, चाहे प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, उनका जो यूज था, जो इनको यूज करने का तरीका था वो क्या था, लिमिटेड था। वो क्या था, लिमिटेड। देयर वाज अ लिमिटेशन ऑन देयर यूज ऑफ दिस, क्योंकि वो लोग पहले से जानते थे कि जितना हमें रिक्वायरमेंट है हमें उतना ही यूज करना है किसी भी नेचुरल रिसोर्स को। बट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट ईयर्स, पिछले 200 सालों में क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग्स ने, हम लोगों ने क्या किया कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली। क्या डेवलप कर ली, टेक्नोलॉजीज। और उन सभी टेक्नोलॉजीज की हेल्प से, उन सभी टेक्नोलॉजीज के हेल्प से हमें जितना ज्यादा यूज करना है या मिसयूज करना है या ओवर यूज करना है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो हमने करना शुरू कर दिया। चाहे मिसयूज हो, ओवर यूज हो, या फिर इसको एक जगह इकट्ठा करना हो, वो हमने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो इस वजह से क्या होगा, आने वाले टाइम के अंदर जो ये रिसोर्सेज हैं इनका अमाउंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और कुछ टाइम के बाद ये क्या हो सकते हैं, ये डिमिनिश्ड हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, डिमिनिश्ड। सबसे बड़े रीजन कौन है इनके डिमिनिश होने के पीछे, हम लोग। हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को, इन रिसोर्सेज को हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को ओवर यूज। ओवर यूज कैसे कर रहे हैं, जैसे पुराने जमाने में जो लोग रहते थे, जो पर्सन्स रहते थे, वो क्या करते थे, सिर्फ उतने ही रिसोर्सेज को यूज करते थे जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी। जैसे खाना खाने के लिए उन्हें एनिमल्स चाहिए थे या प्लांट्स चाहिए थे, वेजिटेबल्स चाहिए थी, उतनी ही वेजिटेबल्स को यूज करते थे, बाकी वेजिटेबल को ये लोग यूज नहीं करते थे। बट जैसे जैसे क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग्स, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, किसको डेवलप किया, टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी को जैसे जैसे डेवलप किया ह्यूमन बीइंग्स ने, वैसे वैसे ही वो नेचुरल रिसोर्स का क्या करने लग गए, एक्सप्लॉयटेशन करने लग गए। और इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ये सारे रिसोर्सेज क्या हो जाए, खत्म हो जाए। सारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो जाए, खत्म। अब क्यों ये हुआ और हम इससे कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हम लोग यूज भी करते रहे, क्या करते हैं, रिसोर्सेज का यूज भी करते हैं, और साथ में आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको बचा भी सकते हैं। बोथ वी कैन डू, we can use these resources and we can control them। हम लोग इनको आने वाले जनरेशंस के लिए क्या कर सकते हैं, बचा के भी रख सकते हैं। we can do both these things, हम लोग ये दोनों चीजें कर सकते हैं। मैनेजमेंट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अभी रिसोर्सेज का यूज ना करें, अभी रिसोर्सेज का यूज ना करें और उनको सिर्फ फ्यूचर के लिए बचा के रखें। ये मैनेजमेंट का यूज नहीं है। मैनेजमेंट को ये नहीं बोलते कि आप लोग अभी तो यूज ना करें और फ्यूचर के लिए इसको बचा के रखें। और इसका एक और क्या यूज नहीं है कि हम लोग इसको मिजरेबली यूज करें। मिजरेबल का मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर हम लोग बहुत कम यूज करें, जैसे हमें रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा और हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि जैसे जैसे हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उसके अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हम लोग बनाते जाए, उसके अल्टरनेटिव रिसोर्सेज क्या करते जाए, बनाते जाए। तो इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम के लिए नए रिसोर्सेज भी बनते जाएंगे और हमारा भी यूज कंप्लीट होता जाएगा।
इसे हम क्या बोलते हैं? जुडिशियस यूज। क्या बोलते हैं? जुडिशियस यूज। जुडिशियस यूज का मतलब क्या होता है? टू यूज द रिसोर्सेज, टू यूज द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट वी कैन आल्सो सेव देम, वी कैन आल्सो सेव देम फॉर द नियर कमिंग फ्यूचर। आने वाले फ्यूचर के लिए भी हम इनको क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। ये हमें यूज करना है किसका? इसमें। क्लियर है सबको? अब इसकी नीड क्यों है? क्यों हमें इनको कंजर्व करने की जरूरत ही पड़ी? सबसे बड़ा रीजन क्या है कि 200 साल पहले जो अर्थ पे पॉपुलेशन थी वो थी अराउंड 1.25 बिलियंस। इतनी पॉपुलेशन जो 200 साल के अंदर हो गई 5.25 बिलियंस। इतनी ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई तो उन्हें खाने के लिए क्या चाहिए था? खाना चाहिए था, फूड चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया? लैंड के ऊपर कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया? कल्टीवेशन, ताकि उनको खाना मिल सके। घर बनाने के लिए उन्होंने लकड़ियों का यूज करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो लोग इजीली क्या कर सके? शेल्टर बना सके, वहां पे रह सके। तो इन सभी रीजन से मेन रीजन कौन सा है? हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रही है? 200 साल में इतने टाइम्स हो गई। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। एक्सप्लॉइट करना हमारी मजबूरी भी हो सकती है, बट समटाइम्स इट गेट्स ओवर। जब ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने लग गया तो सभी ने, जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी बड़े बड़े रिसर्चर्स थे, उन्होंने कहा कि अब अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को नहीं बचाएंगे तो आने वाले टाइम के अंदर ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से डिमिनिश हो जाएंगे, पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, और ये किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? ये हुआ, इस वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? इनको नीड की, इनको बचाने की। अब तरीके क्या क्या हो सकते हैं? वेज ऑफ कंजर्वेशन। वेज ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हम किन किन तरीकों से हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका क्या है? टू गाइड द पीपल। पर्संस को गाइड कीजिए। कैसे गाइड कीजिए? ताकि वो रिसोर्सेज का यूज भी कर लें और आने वाली जनरेशन के लिए भी उसको थोड़ा सा बचा के रखें। द बेस्ट वे टू कंजर्व अ नेचुरल रिसोर्स, अदरवाइज वी कैन नॉट कंजर्व एनी नेचुरल रिसोर्स बिकॉज एवरी पर्सन हैज सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। और उन रिक्वायरमेंट्स को फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबके लिए हमें नेचुरल रिसोर्स चाहिए भी, और उनका वो लोग दूसरे लोग क्या कर सकें? यूज भी कर सकें। ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है। किसकी? नेचुरल रिसोर्स की। हमें इनको क्यों बचाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि हम लोग इसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं हमारे टेक्नोलॉजीज की वजह से। और अगर हम इन्हें नहीं बचाएंगे, अब कोई तरीका हम लोग नहीं सोचेंगे, तो आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा? ऑल ओवर कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं रहेगा। तो अब हम लोग इसमें फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। हम फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व और मैनेज कर सकते हैं वो हम लोग अब पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को? ओके, अब हम देखते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, इसकी क्यों हमें जरूरत पड़ी? क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स थी और हमें क्यों इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है आने वाले दिनों के अंदर? देखिए सबसे पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये क्या टॉपिक है? पहले इस टॉपिक को समझिए कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करने की और मैनेज करने की क्यों रिक्वायरमेंट हुई। सबसे पहले जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट आर द बेसिस ऑफ, फॉरेस्ट क्या है? बेसिस किसके? लाइफ के। फॉरेस्ट आर द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जितना ज्यादा फॉरेस्ट का एरिया होगा उतनी ही अर्थ की एज इंक्रीज होती जाएगी। क्यों इंक्रीज होती जाएगी? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। वो रीजन क्या है? फॉरेस्ट आर द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। फॉरेस्ट मेन सोर्स है किसके? ऑक्सीजन के। अब मान लीजिए अगर ऑक्सीजन ही अर्थ के ऊपर कम होती जाएगी, तो हमारा इस अर्थ के ऊपर रहना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। Is that clear? So forests are there, then we are there. If forests are not there, then we are also not there. What will happen if forests are not there? अगर forest नहीं होंगे तो क्या होगा?
कि सन की अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ के ऊपर आएंगी, उन्हें कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं होगा, और अगर उन्हें कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं होगा तो जो अर्थ होगी वो हीट अप हो जाएगी और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इतना ज़्यादा अगर टेम्परेचर अर्थ का पहुंच गया तो हमारे लिए ये अर्थ किसी यूज का नहीं रहेगा। जो ह्यूमन लाइफ या एनी लाइफ ऑन अर्थ, कोई भी लाइफ होगी, किसी भी एनिमल की या प्लांट की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या इंसेक्ट की, वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट है सबसे ज्यादा, किससे, फॉरेस्ट से। अब फॉरेस्ट हमें क्या क्या देते हैं? फॉरेस्ट आर शेल्टर। फॉरेस्ट क्या थे पहले के जमाने में? शेल्टर्स। प्रिमिटिव्स, जो भी आदिवासी लोग थे, प्रूडेंट थे, वो लोग सब क्या करते थे, फॉरेस्ट के अंदर ही रहते थे, वहीं अपना आश्रम बना लेते थे एक छोटे से एरिया के अंदर, और वहीं वो लोग रहते थे। तो इजीली उनके लिए शेल्टर था। ये क्या था? एक शेल्टर उनके लिए घर की तरह था। तो इसको उन्होंने यूज किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर कटिंग दीज फॉरेस्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। क्यों? दो चीजों के लिए। एक, इसके लिए हम लोग कट कर रहे हैं फॉर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ टिम्बर। हम किसका एडवांटेज लेना चाहते हैं? टिम्बर का। टिम्बर क्या होता है? लकड़ी। तो हम टिम्बर को मोस्टली किससे लेते हैं? फॉरेस्ट से लेते हैं। जितने पेड़ हम लोग काटेंगे उतना ही टिम्बर हमें मिलता जाएगा। बट जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, हम लोग फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। इससे क्या होगा? फॉरेस्ट अगर हम कट करते जाएंगे तो क्या होगा? फॉरेस्ट जनरली आप लोगों ने देखा है, फॉरेस्ट बहुत सारा वर्क करते हैं। वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं उनका सबसे मेन वर्क क्या होता है? टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जब पानी के साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉइल फ्लो कर रही हो, सॉइल बहुत स्पीड से जा रही है, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? जो भी ट्रीज की शूट्स होती हैं, जो भी ट्रीज की शूट्स होती हैं, वो सॉइल को क्या करती हैं? सॉइल को एक तरह से अट्रैक्ट करके रखती हैं अपने साथ, ताकि सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करे। बट हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें खाना चाहिए। व्हाट वी रिक्वायर इज फूड। तो फूड के लिए हम लोग ट्रीज को क्या कर देते हैं? काट देते हैं, कट कर देते हैं, और वहां पे हम क्या करते हैं? फिर एग्रीकल्चर करते हैं। क्या करते हैं? एग्रीकल्चर। जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन अर्थ के ऊपर इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो सभी पॉपुलेशन को, यानी पूरी पॉपुलेशन को, अर्थ को हमें खिलाने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो वो खाने का अमाउंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हम लोग भी क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को काट रहे हैं और एग्रीकल्चर इंक्रीज कर रहे हैं। एग्रीकल्चर से क्या होगा? जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? फुलफिल होगी, हमें खाना मिलता रहेगा। तो ये एक रीजन है फॉरेस्ट को काटने का। फिर जो इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया के अंदर सैटेलाइट पिक्चर्स में सामने है कि 1.3 मिलियन एक्रेस, इतनी लैंड हम लोग हर साल क्लीन कर देते हैं। फॉरेस्ट लैंड इतनी हर साल हम लोग क्या कर देते हैं? क्लीन। हम लोग इतनी स्पीड से क्लीन कर रहे हैं फॉरेस्ट को कि आने वाले टाइम के अंदर फॉरेस्ट का एरिया क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अराउंड 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले तक ये जो फॉरेस्ट का एरिया था पूरी अर्थ के ऊपर 70-80% था। पूरी अर्थ के ऊपर कितना था? 70-80%। बट नाउ डेज दिस एरिया इज रिड्यूस्ड टू 16-17%। ये एरिया कब तक आ गया है? 16-17% तक। एरिया क्या हो गया? बहुत ज़्यादा कम हो गया, और पॉपुलेशन क्या हो गई? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। और इसी स्पीड से अगर चलता रहा तो पॉपुलेशन तो बढ़ती रहेगी, बट फॉरेस्ट एरिया क्या हो जाएगा? कम। और एट लास्ट जब हमें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी तो पॉपुलेशन भी अपने आप कम होना भी क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट से और क्या क्या मिलता है हमें? हमें फॉरेस्ट से मिलती है मेडिसिन। क्या मिलती है? बहुत सारी मेडिसिन, बैम्बू स्टिक्स, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। एक फॉरेस्ट के अंदर फ्लोरा और फौना, ये दोनों चीजें ही बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर होती हैं। फ्लोरा और फौना, ये दोनों चीजें क्या होती हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे जैसे हम फॉरेस्ट को कट करेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, वो उनका भी सर्वाइवल क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, जो इन्वायरमेंट है, वो पूरा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो जैसे इन्वायरमेंट एक एरिया का खराब होगा तो वहाँ पर किसी का भी रहना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा।
तो फॉरेस्ट का अमाउंट जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है, फॉरेस्ट का अमाउंट जैसे जैसे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हमारे लिए मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। बट जैसे इंडिया के अंदर भी फॉरेस्ट का अमाउंट तो कम हो रहा है, बट इंडिया में क्या है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, यानी अलग अलग तरह की स्पीशीज हमारे यहाँ पे मिलती हैं। अराउंड 15,000 प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर करीब 15,000 स्पीशीज रहती हैं प्लांट्स की, और बहुत सारे इतने ही एनिमल्स रहते हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट है जनरली वो कौन से हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। कौन से फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो पूरे साल क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। जनरली सारे फॉरेस्ट सही हैं, बट कुछ एरियाज के अंदर जो फॉरेस्ट है वो कौन से हैं, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, जो सिर्फ रेनफॉल के अंदर हरे भरे होते हैं, बाकी टाइम पर वो सूख जाते हैं। तो कुछ एरियाज के अंदर ये भी क्या है, टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड टेम्परेट फॉरेस्ट भी है। तो ये सब हमारे इंडिया के अंदर है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब डिफॉरेस्टेशन, अब डिफॉरेस्टेशन अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया की ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी। आप लोग भी इसे इजीली फील कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बट जैसे ही बहुत तेज हवा चलेगी देन वी विल फील सम कूलनेस, हमें कुछ कोल्डनेस फील होगी। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रीज वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ठंडी हवा को फ्लो करके लेके जाते हैं, या फिर विंड के साथ जो एक टेम्परेचर होता है एक सराउंडिंग का वो क्या होता है, चेंज होता है। तो ये सब होता रहता है। बट व्हाट हैपन कि हम इन्हें काटते जा रहे हैं, तो हर एक एरिया का जो टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एवरेज टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये सब रीजन तो हैं, हमें रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने फॉरेस्ट को इतना सारा नुकसान पहुंचा दिया। पहले तो क्या थे कि ह्यूमन बींग्स थे, तो ह्यूमन बींग के पास एक कुल्हाड़ी हुआ करती थी सिर्फ, तो वो कुल्हाड़ी से दिन में एक पेड़ काट लेते थे या 2 पेड़ काट लेते थे जिनकी उनको रिक्वायरमेंट होती थी। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हम पूरा का पूरा एक एरिया साफ कर सकते हैं अब हम लोग एक दिन के अंदर। हमें रिक्वायरमेंट की तो कोई मतलब ही नहीं है कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। अब हमें किससे मतलब है, सिर्फ टू कॉस्ट, हमें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब रह गया है। हम लोग क्या करते हैं, टिम्बर, हमने फॉरेस्ट से टिम्बर निकाला, बहुत सारा टिम्बर निकालने के बाद उसको कन्वर्ट किया और जहाँ जहाँ पे वुड की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे उसको सेंड कर दिया। ये हम लोग कर रहे हैं अभी। इसीलिए जो वुड की कॉस्ट है, जो टिम्बर की कॉस्ट है वो भी क्या होती जाती है, डे टू डे इंक्रीज होती जा रही है। पेपर भी वुड से, फॉरेस्ट से मिलता है हमें। पेपर हम लोग जब पढ़ते थे तो जनरली एक कॉपी 15 या 20 रुपये में आ जाती थी, बट अब उसी कॉपी का जो रेट है वो 35-40 रुपीज़ हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि प्लांट्स का अमाउंट क्या हो रहा है, ट्रीज का अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसे ही पहले हम लोग फोटोकॉपी करवाते थे, आप लोग भी करवाते थे, तो सिंगल डबल साइड 1 रुपये में हो जाती थी, बट अगर आप डबल साइड में कराते हो 2 रुपये लेते हैं, 2 पेज कराते हैं तो डबल रुपीज़ लेते हैं वो। क्यों, क्योंकि पेपर का कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, तो आगे आने टाइम पेपर और भी हमें नहीं मिलेगा। और एक जिसका रीजन है वो क्या है, जूम फार्मिंग। क्या रीजन है, जूम फार्मिंग। जूम फार्मिंग क्या होता है, ये जनरली हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मिजोरम इन सभी एरिया से प्रैक्टिस किया जाता है। क्या होता है जूम फार्मिंग का मतलब, जैसे हमारे पास ये कोई फार्म है, ये क्या है, कोई फार्म, कोई खेत है हमारे पास। अब क्या हुआ कि खेत कुछ टाइम के लिए खाली रहता है, यानी जिस टाइम उसके अंदर क्रॉप्स नहीं होती। जैसे विंटर्स की अलग क्रॉप होती है, समर्स की अलग क्रॉप होती है, इन दोनों के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस टाइम क्रॉप्स क्या रहती हैं, जो फार्म फील्ड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, खाली रहते हैं। तो कुछ किसान क्या करते हैं, कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, यहाँ जो भी डेड रिमेन्स होते हैं, जो भी बच जाता है फसल को काटने के बाद, क्रॉप को कट करने के बाद जो भी डेड रिमेन्स होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है, उसको जलाते हैं। उसको क्या करते हैं, पूरे फार्म के ऊपर स्प्रेड करते हैं और स्प्रेड करने के बाद उसको जलाते हैं। इसको जलाने से क्या होगा कि वहाँ की जो फर्टिलिटी होगी सॉइल की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और जैसी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, जैसी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी तो उन्हें क्या मिल जाएगी, अच्छी क्रॉप मिल जाएगी।
क्या मिल जाएगी उन्हें? अच्छी क्रॉप। तो फर्टिलिटी इंक्रीज हुई तो उन्हें क्या मिल गई? अच्छी क्रॉप मिल गई। क्लियर है सबको? तो बट ये क्रॉप भी 2-3 साल के लिए रहती है, इसके बाद ये क्रॉप कोई यूज की, ये जो फार्म होता है वो किसी यूज का नहीं रहता। तो वहां पे भी हमारे फार्मर्स फिर क्या करते हैं, वो दूसरी रीजन में चले जाते हैं, वहां पे भी सेम फार्म के ऊपर ये प्रोसेस करते हैं। तो ज़ूम फार्मिंग, इसे बोलते हैं पराली जलाना। जैसे दिल्ली के अंदर आप लोग हर साल न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते हैं, क्या होता है वहाँ पर, जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो दिल्ली की टेम्परेचर कम होता है, बट साथ में वहाँ का जो पॉल्यूशन होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जैसे अभी दिवाली आने वाली है, तो वापस वी विल स्टार्ट द कैंपेन दैट डू नॉट यूज फायर क्रैकर्स, पटाखों का यूज ना करें। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। पॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन से एरियाज होते हैं? जो पानी के आसपास में रहते हैं, जैसे दिल्ली, वहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल पूरे विंटर्स में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क के ऊपर रहता है। तो इस यही रीज़न है कि वहाँ पे अभी जो पेशेंट्स हैं वो भी क्या मिल रहे हैं? ज़्यादा मिल रहे हैं कोरोना के। तो पेशेंट्स भी उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो हो सकता है गवर्नमेंट आने वाले दिनों के अंदर ऑल ओवर इंडिया ही फायर क्रैकर्स बंद कर दें इस साल के लिए। इट मे बी पॉसिबल। तो पराली जलाना इज सेम एज ज़ूम फार्मिंग। ये किसकी तरह होता है? ज़ूम फार्मिंग की तरह। ज़ूम फार्मिंग क्लियर है? वापस समझ लीजिए, ज़ूम फार्मिंग क्या होती है? किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो क्रॉप कटिंग के बाद जो बचा हुआ रहता है सब्सटेंस, उसको जलाया जाता है ताकि उस फार्म की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। फर्टिलिटी इंक्रीज होगी तो वहाँ पे क्या होगा? हम क्रॉप्स को इजीली सो कर सकते हैं और हमें अच्छा पैसा उससे मिल जाएगा। बट ये प्रोसेस 2-3 साल तक के लिए ही रहता है, उसके बाद उसकी फर्टिलिटी वो लैंड किसी यूज की नहीं रहती। जनरली पंजाब, हरियाणा, मिजोरम, आसाम, नागालैंड, इन सभी स्टेट्स के अंदर ये फॉलो किया जाता है। क्लियर है सबको? अब हम देखते हैं, ये सब तो था कि हमने कैसे फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया। अब हम देखते हैं हम इसको कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, कैसे हम फॉरेस्ट को कंजर्व करके उसको आगे मैनेज कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि फॉरेस्ट को हमने कैसे कैसे नुकसान पहुंचाया। अब फॉरेस्ट को कैसे हम बचा सकते हैं, कुछ पॉइंट्स भी बना आपकी बुक के अंदर, तो पहले उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, फॉरेस्ट शुड बी कट अप टू ऑप्टिमल लिमिट्स। ऑप्टिमल लिमिट्स का मतलब क्या होता है? उतना ही हम फॉरेस्ट को काटें जितना हम वापस प्लांट कर सकते हैं। There should be an equal ratio between the rate of forest of cutting and plantation. जितना हम उनको काट रहे हैं उतना ही हम उनको क्या कर दें? वापस उनका प्लांटेशन कर दें। तो बैलेंस क्या रहेगा? बना रहेगा। फिर फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फायर। अभी हमने देखा अमेज़न की फॉरेस्ट के अंदर बहुत भयंकर आग लगी थी, उस पर काबू पाने के लिए बहुत ज़्यादा उनको टाइम लगा था, तो न्यूज़पेपर में भी आया था। तो ये सब आप लोग देखते रहते हैं। हमें आग से फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड टू किल हार्मफुल इंसेक्ट एंड रिमूविंग डिजीज ट्री। अब क्या हुआ, जैसे ये कोई ट्री था फॉरेस्ट के अंदर, इसके आसपास में 2-3 ट्रीज और थे, जैसे इस तरह से 2-3 ट्रीज थे। इस पे क्या थी? डिजीज थी। क्या थी? डिजीज। अब हमें अगर पता चल गया कि इसके ऊपर डिजीज है कोई, तो इन दोनों ट्रीज को बचाने के लिए हमें इस ट्री को क्या कर देना चाहिए? रिमूव कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? रिमूव, ताकि ये डिजीज सभी ट्रीज के अंदर ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग की जा सके, ट्रीज को बचाया जा सके। या फिर इनके ऊपर हम लोग इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे। इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं? जो इंसेक्ट को किल करते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो पेस्ट को किल करते हैं। तो किसको किल करते हैं? पेस्ट को। तो हम ये भी कर सकते हैं। फिर फॉर मोर प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डाइवर्स फॉरेस्ट ओवर यूनिफॉर्म फॉरेस्ट। डाइवर्स फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? हर एक फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग तरह के ट्रीज होने चाहिए। अलग अलग तरह के क्या होने चाहिए? ट्रीज। ये नहीं कि आपने पूरे फॉरेस्ट के अंदर एक ही जैसे ट्रीज लगा दिए। पूरे फॉरेस्ट के अंदर क्या होने चाहिए? अलग अलग ट्रीज होने चाहिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड हैबिटेट। एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए और घर बनाने के लिए और ज़ूम फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर ये क्या होने चाहिए? सब बैन होने चाहिए। डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, ट्रीज को काट के उनको यूज नहीं करना है। इनके लिए हमें फ्यूल के अल्टरनेटिव ऑप्शंस चाहिए। जैसे अभी भी कुछ गांव में क्या होता है, फ्यूल के लिए लकड़ियाँ जलाई जाती हैं खाना वगैरह बनाने के लिए, वो हमें नहीं करना।
Conservation of forest resources should be kept in mind while planning for dams and other multi-purpose schemes. डैम्स हमें बनाना है, डैम्स बनाए जाते हैं तो पूरे जो फॉरेस्ट के एरियाज होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, ऑल आर कट। तो बहुत ज़्यादा एरिया क्या होता है, उसका नुकसान होता है। फिर पीपल, पब्लिक को अवेयर करो, जैसे किया था चिपको मूवमेंट में, साइलेंट वैली एरिया, इन सभी को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, पब्लिक को अवेयर करना है। इट इज़ क्रेडिटेबल टू गिव इंसेंटिव टू सोशल फार्मिंग। जो लोग सोशल फार्मिंग करते हैं, जैसे हमारी सिटी में भी एक ग्रुप चलता है हरितमा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये ग्रुप क्या करता है, ये प्लांटेशन करता है। तो जो भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्लांटेशन करते हैं उन्हें हमें इंसेंटिव्स देने चाहिए। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, खर्चा पानी देना चाहिए उनको, ताकि वो इस वर्क को और डेडिकेशन के साथ में कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्लांट्स को क्या कर सकें, प्लांट कर सकें। फिर द रूल्स, और जो रूल्स और रेगुलेशन हम किसी फॉरेस्ट के लिए बनाते हैं वो क्या होने चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। रूल्स है रेगुलेशन क्या होने चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। ये नहीं कि रूल्स बना दिए बट उनको फॉलो करने वाला कोई नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है, सोशल आप लोगों ने पढ़ी है सोशल साइंस। सोशल का मतलब क्या होता है, सामाजिक, सब मिलकर क्या करें, एग्रीकल्चर करें, दैट इज नोन एज सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री हमारा जो नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन है ये भी इसको बहुत क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट हम लोग प्लांट कर सकें, ट्रीज को प्लांट कर सकें। जो सोशल फॉरेस्ट्री कंसेप्ट होता है ये क्या होता है, ये कंसेप्ट होता है बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये कंसेप्ट क्या होता है, बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी इसको करेगा भी कौन, पीपल्स ही करेंगे, लोग ही करेंगे। किसके लिए करेंगे, लोगों के लिए ही करेंगे। और फॉर द पीपल किसके लिए, सभी लोगों के लिए। तो इससे फायदा भी किसको होगा, हम ही लोगों को होगा। उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री। इसके कुछ एम्स हैं, इसके कुछ क्या है, एम्स। वो क्या है, फर्स्ट एम है एग्रो फॉरेस्ट्री। फर्स्ट क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या मतलब है कि अगर कुछ फार्मर्स एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, तो उनके फार्म के ऊपर उनका कुछ एरिया के ऊपर क्या डेवलप करना है, उनको ट्रीज डेवलप करने हैं। क्या डेवलप करने हैं, ट्रीज। जिससे क्या होगा कि ये एरिया तो बार बार वो यूज करते रहेंगे और यहाँ पे वो क्या ग्रो कर रहे हैं, ट्रीज ग्रो कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर भी चलता रहेगा, फॉरेस्ट्री भी साथ में होती रहेगी। नेक्स्ट, प्लांटेशन डन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू मीट द नीड्स ऑफ द पब्लिक एट पब्लिक प्लेसेस। प्लांटेशन होना चाहिए किसके थ्रू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू। कहाँ पर, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, हॉस्पिटल्स में, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, रोड साइड, रोड के साइड के अंदर, ये सब होता रहना चाहिए ताकि प्लांटेशन चलता रहे। और प्लांटेशन बाय पब्लिक लैंड डन बाय विलेजर्स। और जो विलेजर्स होते हैं उन्हें कहाँ करना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर प्लांटेशन करना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस के ऊपर क्या करना चाहिए, प्लांटेशन। तो सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, क्लियर है। सोशल फॉरेस्ट्री इज बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। इट इज अ कंसेप्ट ऑफ प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना। इसमें तीन चीजें आती हैं। पहला क्या आता है, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है कि अगर किसी किसान के पास फार्म है तो फार्म के कुछ एरिया पे तो ट्रीज लगाए, बाकी जगह क्या करें, वो एग्रीकल्चर करें। फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्हें क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल्स, रोड साइड, इन सब जगह क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज हम लोग लगा सकें, प्लांट कर सकें। और जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे जो विलेजर्स होते हैं जनरली जिनको ये वर्क आता है, उन्हें क्या करना चाहिए, वहाँ पे प्लांटेशन करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स, ट्रीज वहाँ पे क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। और जो ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वाइल्ड लाइफ।